हमारे माननीय जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने पिछले दिनों कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताने का प्रयास किया। यही नहीं, साक्ष्य के साथ लिखित रूप से आपके सामने दस्तावेज पेश कर करके आपको बताने का काम किया। मौखिक नहीं, लिखित रूप से कहने का काम किया है। उनका तो यह भी कहना है कि हाई कोर्ट या कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लिखित को मानता है, ना कि मौखिक को मानता है। ये कह करके उन्होंने लिखित रूप से दस्तावेज देने का काम किया। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं, उनके बारे में बताने का काम किया कि 7वीं फेल है, कभी वो मैट्रिक का परीक्षा दिया ही नहीं और वो सीएम बनने के लिए तरफरा रहे हैं। तो भाई, आप पर जो आरोप लगा है कि आप 7वीं फेल हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हम डिग्री लिए हुए हैं, प्रोफेसर हैं। अब मतलब हम कहने का मतलब है कि वो अपना प्रत्यक्ष रूप से खंडन करें, हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी जो साक्ष्य रखे उसका खंडन करें, मीडिया के सामने आए, एक्सेप्ट करें कि हम 7वीं थे। जैसे तेजस्वी 9वीं फेल है, उसने एक्सेप्ट किया कि हम 9वीं फेल हैं, एक्सेप्ट किया है। लेकिन ये जो है सम्राट चौधरी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ढीठ होकर के अपना चेहरा चाल चरित्र दिखा रहे हैं कि हम थेथर है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब मीडिया के सामने नहीं है, मीडिया से भागे चल रहे हैं। यहाँ तक कि दिलीप जायसवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, बहुत बड़े पद पर हैं, बिहार का वो बहुत बड़ा कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर एक आरोप लगा है कि हत्या भी का भी आरोप है। यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल उन्होंने कब्जा किया है, उनके जो संरक्षक थे, मालिक थे, उसका हत्या करके कब्जा करने का काम किया। यही नहीं, दिलीप जायसवाल जी, आपको मैं बता रहा हूँ कि मंगल पांडे जैसे आदमी को जो स्वास्थ्य मंत्री थे और हैं, उनको घूस दे करके अपना हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन कराया और लाखों लाख रुपया, करोड़ रुपए का गबन करने का काम किए। मंगल पांडे जी पर भी आरोप है कि आप जब कोरोना काल जब हो रहा था, उस समय लोग मर रहे थे, त्राहिमाम थे, और आप दिल्ली में यही दिलीप जायसवाल से फ्लैट मैंने पैसा लेकर, रिश्वत लेकर के आप दिल्ली में फ्लैट ले रहे थे। हम कहना चाहते हैं संजय जायसवाल जी के बारे में, वो भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। तो उनका जो पेट्रोल पंप था, वहाँ के नागरिकों का कहना है कि पेट्रोल पंप के ऊपर जो ओवरब्रिज बनना था कई साल पहले, जो जनता के हित में होता, उन्होंने साफ रोक कर रखा कि नहीं, अगर ये बन जाता है, अगर ये बन जाता है कि पेट्रोल पंप के ऊपर ओवरब्रिज, तो हमारा पेट्रोल पंप का सेल डाउन हो जाएगा। अपने स्वार्थ में उन्होंने विकास का काम रोक देने का काम किया। ऐसे ऐसे लोग जब रहेंगे, यहाँ तक नितिन नवीन जी का हाल फिलहाल में कार्यक्रम हुआ था बांकीपुर में। बांकीपुर में जो कार्यक्रम हुआ, वो भाड़ा के टट्टू लाए हुए थे, सारे भाड़ा पर आदमी लाए हुए थे, एक भी बांकीपुर के लोग नहीं थे। हम लोग प्रत्यक्ष देखे थे। मुश्किल से बांकीपुर के होगा तो 50 आदमी होंगे, बाकी सब बाहर के लोग वहाँ पर आए थे। और उनके खाने का जो सिस्टम लाया गया था, व्यवस्था लाई गई थी, मैंने पटना के हॉस्पिटल का जो पीएमसी जैसे हॉस्पिटल, एम्बुलेंस से खाना लाया गया था। बताइए, एम्बुलेंस पे इस्तेमाल उनको सरकारी चीज़ है, नहीं करना चाहिए था। अगर कोई भी गरीब मरीज को लाना होता है इमरजेंसी में, तो बताइए वो तो मर जाएगा बिना एम्बुलेंस के कारण। ऐसे ऐसे लोग, जब कोरोना काल था बिहार के धरती पर, कोरोना काल में जब लोग लाश निकल रहा था घर से और लोग मर रहे थे, त्राहिमाम थे, यहाँ तक उनको एक जनप्रतिनिधि की ज़रूरत थी, आसरा की ज़रूरत था, आसरा लगाए हुए थे। तो ये ही नहीं, बांकीपुर के जो विधायक हैं नितिन नवीन जी, इन्होंने, और यही नहीं, अरुण सिन्हा भी, एक साथ दोनों को डेंगू का बहाना लेकर के मच्छरदानी ओढ़ के सो जाने का काम किए। अब ऐसे लोग जब विधायक होंगे बांकीपुर का, अब समझेंगे कि हमारा यहाँ जमींदारी हो गया, हम तो ऐसी जीत जाते बिना काम किए हुए। जब 2 महीना 3 महीना बचता तो लगता कि ये लोग उन्हें पूरा साजिश के तहत योजना को बचा के रखते हैं, और बरसात के टाइम में 2 महीने 3 पर शिलान्यास कर ले चलते हैं। अब बताइए, बरसात के टाइम में रोड उखाड़ा जाएगा, पानी जम जाएगा, तो लोग तो त्राहिमाम हो जाएगा, मर जाएंगे, गिर करके मर जाएंगे, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन इन्होंने अपना चेहरा चमकाने के लिए जहाँ जहाँ शिलान्यास का पट्टी लगाने का काम किया, लोगों को धोखा और गुमराह करने का काम करके ये हमेशा जीतने का काम करता है। लेकिन इस बार जनता जाग गई है। जन स्वराज के जितने हमारे एआईसीसी के उम्मीदवार हैं, पद यात्रा और जनसभा कर करके लोगों को जगा देने का काम किए हैं।
और इस बार जनता इसकी बदला जरूर लेगी और इन लोग को मुंह के बल गिरना पड़ेगा, जमानत जब्त होगा इन लोगों का और इनकी जो सत्ता में का विपक्ष में रहने के काबिल नहीं रहेंगे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग, यही हम कहना चाहते हैं। और इतना ही हम कहेंगे, अब चौथी खंबा है। आप में प्रथम बार विधानसभा का चुनाव में हमारी पार्टी जनसुराज पार्टी खड़ी हुई है और ये हमारी पार्टी सारे सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अब मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जनसुराज बहुत आगे बढ़ेगा और ये सरकार जो है निकम्मी सरकार, उसको हटना होगा। और जैसे कि आप देखें अभी कि बहुत लोगों का काला चिट्ठा हमारे प्रशांत किशोर जी ने खोला है, जिसके संबंध में अभी हमारे बबन जी ने भी आपके सामने उन सारी बातों पर किया। तो उससे हमारा मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि जनसुराज में हम लोग मिलजुल करके एक ऐसा काम करने जा रहे हैं और हमारे प्रशांत किशोर जी एक ऐसा आयाम दिए हैं कि हम लोग पहली बार किसी पार्टी में ज्वाइन किए तो जनसुराज। तो जनसुराज का मुख्य उद्देश्य तो आप लोग जान ही रहे हैं। सबसे पहले तो हम शिक्षा पर आ रहे हैं, तो जो भी शिक्षा हम लोग देने जा रहे हैं बच्चों को, उन बच्चों को सरकारी स्कूल को पहले हम ठीक कर लेंगे, लेकिन उन बच्चों को हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने भेजेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो हमारा आएगा अलॉटमेंट, उसका सब्सिडी हम प्राइवेट स्कूल वालों को देंगे। अब प्राइवेट स्कूल वाले हमारे इन बच्चों को पढ़ाएंगे और जब कहे कि ये पोशाक का देना, फलना करना, खाना बनाना, खाना देना, ये सब करके बच्चा का पढ़ाई नहीं हुआ है, एक्चुअल पढ़ाई अभी तक नहीं दिया गया, सरकार नहीं दी है, वो करना है। स्वास्थ्य लाभ की बात है तो स्वास्थ्य में भी कहीं कुछ बढ़िया से काम नहीं हो रहा है, ये पहली बात। दूसरी बात, हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के बाद हम लोग पलायन रोकेंगे, साथ ही साथ जाति विहीन समाज बनाएंगे, जिसका उद्देश्य सभी धर्म एवं पंथ के लोग एक साथ भाईचारा के साथ सबको रहना हो। दूसरी बात, आज के दौर में इस राज्य के शासनकाल भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त एवं भय मुक्त सरकार बनाएगी। और जहां तक हमारे नेता श्री प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बनेगी, अब मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास। और जहाँ तक ये कच्चा चिट्ठा लोग खुला है कि प्रशांत जी अगर कुछ बोल रहे हैं उसमें सत्य जरूर छिपा हुआ है, उसमें सत्य निहित है। ऐसे प्रशांत किशोर जी को अनर्गल बयानबाजी करते भी नहीं, ये तो आप उसे छिपा हुआ नहीं है। और हम क्या कहें, आपके हमारे जो इस यहाँ के विधायक हैं बांकीपुर के, मैं कुछ बेरोजगारों, मैं इलेक्शन में अभी उतरता भी नहीं, लेकिन मैं वो सब तो मेरा बहुत जूनियर लड़का है, उसके भाई, उसके फादर बहुत अच्छे आदमी थे, नवीन भैया जो हमारे बड़े भाई तुल्य थे। एक दिन बेरोजगारों का बात करने के लिए उनको मैंने फ़ोन लगाया, उन्होंने सीधे कह दिया कि 4-5 दिन के बाद वेटिंग शो की। मैंने इतना ही लोग हम किए हैं और ऐसी बात है, इसलिए मैं चुनाव में उतर गया हूँ और चुनाव में लड़ूंगा और जीतूंगा। और इतना ही नहीं, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, जनमत में जनसुराज आएंगे। और मैंने एक नारा दिया है, जन जन का नारा है, जनसुराज हमारा है। और ये जनसुराज से सारे लोग, अभी जितने वोटर्स हैं, सब एकदम साइलेंट हो गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आप देखिएगा, कुछ नहीं बोल रहा है कि हम कहाँ देंगे, लेकिन हाँ, जनसुराज के प्रति झुकाव। इसलिए जनसुराज चाहता है बदलाव। हमारे प्रशांत किशोर जी को मोदी साहब, माननीय प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देने के लिए बात किया था, उसको भी उन्होंने पैर लात मार दिया। अभी सेकंड सीएम के रूप में यही थे, लेकिन वहाँ भी उन्होंने पैर लात मार के छोड़ दिया। लेकिन इनके मन में कुछ ऐसी बात है और ये करेंगे, अच्छा करेंगे, लोगों की भलाई के लिए करेंगे। और हम लोग उनके साथ खड़े हैं, पग पग पर खड़े हैं। तो ठीक है, और ज़्यादा कुछ बोलना हम नहीं चाहेंगे। रवि जी का आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं रवि नारायण सिंह, जनसुराज से एक भावी प्रत्याशी के रूप में आज आप सभी से जुड़ा हूँ। यहाँ पे आने का एक सबसे बड़ा मकसद और ये पीसी को कंडक्ट करने का जो सबसे बड़ा मकसद था, वो था लगातार बांकीपुर में किस हिसाब से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, किस हिसाब से हमारे माननीय मंत्री, माननीय विधायक सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग तो चलिए, इल्ज़ाम तो कोई भी किसी पे लगा देता है, लेकिन उसकी
साक्ष्य क्या है, आखिर क्या साक्ष्य है कि जो इल्ज़ाम मैं आज बोल रहा हूँ उसकी क्या साक्ष्य है, क्या वो मैं प्रूफ कर पा रहा हूँ या फिर बस एक इल्ज़ाम ही लगा रहा हूँ। उसी के सिलसिले में आपके सामने मैं एक वीडियो चलाना चाहता हूँ जो कि 3 दिन पहले उन्होंने एक कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में जो भी नाश्ता वगैरह जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें अगर किसी चीज़ से आ रही थी तो वो आ रही थी एम्बुलेंस से। ये देखिए, ये वो वीडियो है कि एम्बुलेंस के अंदर से कैसे धीरे धीरे आपको इसमें दिखेगा कि बीकानेर स्वीट से जो उनका नाश्ता आया था वो कैसे एम्बुलेंस के अंदर से आया था और किस हिसाब से वहाँ पे लोगों में, आप समझिए कि सरकारी तंत्र का यूज किस हिसाब से किया जा रहा है। आप देख लीजिए, यहाँ मरीज को बेड नहीं मिल रहा, मरीज मर रहा है बिना एम्बुलेंस के, और यहाँ पे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग। देखिए, मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए कैसे नाश्ता निकल रहा है एम्बुलेंस से, नाश्ता डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्या बैठे हुए। ये देखिए, सामने साक्ष्य है। ये देखिए, ये साक्ष्य है और ये साक्ष्य में साफ दिख रहा होगा, मैं फिर से ऑन कर दे रहा हूँ। ये साक्ष्य में साफ दिख रहा होगा कि कैसे थैले से, बीकानेर का थैले से कैसे एम्बुलेंस से नाश्ता निकल रहा है। ये देखिए, ये उसी कार्यक्रम का है जिस कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी अपनी बातों को रख रहे थे। ऐसा एक नहीं, ऐसे अनेक मुद्दे हैं हमारे बांकीपुर में। भ्रष्टाचार के मुद्दों पे अगर आप जाएंगे, गली गली में एक मुद्दा गड़ा हुआ है, और वो मुद्दा कहाँ गड़ा हुआ है? रोडों के अंदर। कोई भी बांकीपुर का सड़क निकालिए, उस सड़क के नीचे से एक भ्रष्टाचार निकलेगा। 400 मीटर रोड बनेगा, बिल पास होगा 1.5 किलोमीटर का। 500 मीटर का रोड बनेगा, बिल पास होगा 900 मीटर का। कैसे भाई? तो आप रोड में एक लेयर का काम होगा, उस पर दिखाया जाएगा कि पूरा 5 mm का सीसी कर दिए हैं। तो कैसे? तो अपने मंडल के लोगों को लगातार कार्य, आप क्या भाजपा के मंडल के लोगों का ही अधिकार है कि वो रोड बना सके या टेंडर निकाल सके? लेकिन वो रोड का टेंडर मिल किसको रहा है अंत समय पे? सारे भाजपा के अलग अलग मंडल का। अच्छा चलिए, उस मंडल में भी सबको दे दिया गया होता ना तो लगता है कि चलो ठीक है। उस मंडल में भी गिने 3-4 लोग हैं जो इनका लाभ उठा रहे हैं। लगातार नितिन नवीन की भ्रष्ट नीतियाँ 35 साल में, लगातार 30-35 साल से हमें बर्बादी के कगार पे लेते जा रही है। आप सड़क देख लीजिए, चनमारी रोड 29 नंबर वार्ड चले जाइए, 29-35, अगर वहाँ 25 मिनट से ज़्यादा वर्षा हो गई तो कमर से ज़्यादा पानी भर जाता है। ये मेरा इल्ज़ाम लगाने की बात नहीं है, कल भी परसों बारिश हुई थी, वहाँ पे देख सकते थे स्थिति क्या है। उसके बाद आप चले जाइए 39 नंबर वार्ड खेतान मार्केट, वहाँ पे स्कूल है ही नहीं आज तक। आज 2-3 वार्ड आप अगर देख लीजिए कि बहुत सारे बांकीपुर के अन्य वार्ड हैं, जैसे 18 हो गया, 22 हो गया, वहाँ पे 3 वार्डों पे एक स्कूल है, और वो स्कूल की स्थिति भी ये है कि बांस से स्कूल का छत रोका गया है। आप TPS कॉलेज के पास हाई स्कूल है, वहाँ की व्यवस्था देख लें तो वहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहाँ पे अध्यापक ही उपलब्ध नहीं। तो लगातार बांकीपुर का एक समस्या नहीं है, नल जल की योजना आज तक मोदी जी के कागजों पे ही रह गई, बांकीपुर में नहीं पहुंची है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग तो चलिए, एक छोटा सा इल्जाम है इनके ऊपर, इन्होंने भ्रष्टाचार की सारी परिकाष्ठा पार कर दी। क्यों? इनका जो विभाग है, क्यों डिप्टी CM से छीन के उनको दे दिया गया? क्या कारण था? कारण बस इतना था कि डिप्टी CM सही कार्रवाई कर रहे थे। वो दिखा रहे थे कि जो भी भ्रष्ट तंत्र, जो भी कंपनियां हैं जो भ्रष्टाचार कर रही हैं, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। तो रातों रात अमित शाह आते हैं और रातों रात इनका पदोन्नति हो जाती है, इनको तुरंत शहरी विकास से पथ निर्माण मिल जाता है, और फिर वही सारी कंपनियों को तुरंत ब्लैकलिस्ट से हटा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या भाई गुजरात की कंपनियां ही काम करेंगी? आज बहुत सारी बिहार की कंपनियां भी ब्लैकलिस्ट हैं उसमें, उनको अभी तक ब्लैकलिस्ट से हटाया नहीं गया। लेकिन जिस गुजरात की कंपनी का असली समस्या थी, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, आप सारे समझदार हैं, समझ लीजिएगा, उसको तुरंत ब्लैकलिस्ट से हटा दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पथ निर्माण में रेट चल रहे हैं 1 करोड़ रुपया, 80 लाख रुपया, 85 लाख रुपया, 90 लाख रुपया दीजिए और आपको तुरंत ब्लैकलिस्ट से हटवा देंगे। ये हमारे विधायक मंत्री बनने के बाद कर रहे हैं। आज आप समझ लीजिए, मंदिरी नाला को कम से कम आज से 10 साल पहले बन जाना चाहिए था। आज मंदिरी नाला आज भी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो पाया है। आधे से ज़्यादा मंदिरी नाला की स्थिति
बुरी तौर पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आज भी आधा अधूरा काम पड़ा है और मंदिरी नाला आधा ही अधूरा अब तक बन पाया है। आपने कहा था ना पिछली बार कि अगर मैं मंदिरी नाला नहीं बनवा पाऊंगा तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो काहे नामांकन करने जा रहे हैं? आपको नीतीश कुमार ऐसे ही थोड़ी बालक कहते हैं सदन में, ये इकलौते व्यक्ति हैं। आप यूट्यूब पे चले जाएं और सर्च करें नितिन नवीन डाल के कि उनका क्या मतलब, कहते हैं ना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, उस पर नितिन नवीन का क्या स्टैंड है। आप गूगल पे जाइए, नितिन नवीन स्टैंड ऑन विशेष राज्य की दर्जा डालिए, आपको वीडियो आ जाएगा जिसमें माननीय बोल रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की आवश्यकता नहीं है। वो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ जाके देखने का विषय। सोचिए ये भी अच्छा, पहली बात तो इनको बिहार की चिंता होगी क्यों? ये तो भाई खुद यूपी से आए हैं, इनके पिताजी यूपी से थे, तो बिहार की चिंता बिहारी को ना होगी भाई? बिहार की चिंता रवि नारायण को होगी, बिहार की चिंता बबन यादव को होगी, बिहार की चिंता इनको क्यों होगी? इनको क्या लेना देना है बिहार से? इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका सीधा एकलौता मकसद है कैसे यहाँ से पैसा कमाए और यूपी लखनऊ में जाके बढ़िया बढ़िया फार्म हाउस बनाए, कैसे छत्तीसगढ़ से कमाया हुआ 100 करोड़ रुपया का बंडल पहुँचाए पथ निर्माण के अपने सीनियर मंत्री को, और कैसे लगातार भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को दिन प्रतिदिन पार करते रहे। इनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया। आप इनके पुराने चुनावी हलफनामे को देख लीजिएगा, अंतर मिलेगा। कौन सा खजाना मिला है मंत्री महोदय को कि मंत्री महोदय आज भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। करोड़ों रुपए का घोटाला पर डे, 1 करोड़ रुपया का घोटाला करते हैं पर डे। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन पथ निर्माण में 1 आध करोड़ का घोटाला नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी ना कोई सुनने वाला है ना कोई समझने वाला है, और बांकीपुर की जनता को दिन रात गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इकलौता मकसद सिर्फ इतना नहीं था कि एक एम्बुलेंस कांड दिखाया जाए, ऐसा 100 कांड का वीडियो इस फोन के अंदर है, और समय आने पे मंत्री जी सब निकलेगा। सवाल है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी और जदयू के तमाम जोर से बोलिएगा सर। के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार की ओर बोल रहे हैं। आपके पार्टी में आरसीपी सिंह पहले जदयू में 15 साल उनके ऊपर कई आरोप लगते थे, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसे उगाही करने का, आरसीपी टैक्स के नाम पर पैसे लेने की बात। अब वो आपके पार्टी में आ गए हैं, तो क्या देखिए, आरसीपी सिंह जी पे जो भी इल्ज़ाम लगते थे, आज वो इल्ज़ाम कोर्ट पे क्यों नहीं गए? आज कोर्ट जाए, वहाँ प्रूफ करें। अगर आरसीपी बाबू गलत होंगे तो बिल्कुल हम लोग कहेंगे गलत है, लेकिन वो हर जगह से पाक साफ रहे। इल्ज़ाम तो सर हम अभी आप पे लगा देते हैं कि आप 10,000, अभी हम तो आपको प्रूफ दिखाएं ना। अभी यहाँ सब लोग बोल रहे थे कि एम्बुलेंस में नस्ता आया, एम्बुलेंस में नस्ता आया। रवि नारायण ने दिखाया एम्बुलेंस में नस्ता आया। मेरा भी सवाल आपसे यही बनता है कि जिस प्रकार आपने कहा कि आरसीपी सिंह के मामले में कोर्ट है, उसी प्रकार से अशोक चौधरी और बाकी भाजपा के मंत्री भी ये बात कर सकते हैं कि प्रशांत किशोर जो उन पर आरोप लगा रहे हैं वो सिर्फ एक आरोप है और खबरों में बने रहने का एक तरीका। बात समझिए, अभी कोर्ट गए ना अशोक चौधरी ने तो आज 100 करोड़ कोर्ट गए ना, दावा भी कर दिया, कोर्ट 100 करोड़ का दावा भी कर दिया, तो कोर्ट अभी आपको निर्णय दे देगी। और आने वाले समय में देख लीजिएगा, ये अशोक चौधरी जैसे लोग आधे अधूरे में खुद से केस वापस लेके भाग निकलेंगे। कभी ये कहते हैं केस करेंगे, आज इनको 1-2 महीना हो गया केस करते करते, कभी बोला के करेंगे, कभी बोला नहीं करेंगे। अरे अच्छा एक बात बताइए, भाजपा के अधिकतर से ज़्यादा मंत्रियों को जब आप पूछेगा प्रशांत किशोर का नाम लेके, तो सबके सांप सूंघ जाता है, लगता है कहीं कोई अभी तो पूर्व डिप्टी सीएम तो डिबेट छोड़ के भाग गए, वीडियो देखे हैं ना। तो आप समझिए ना कि अगर वो बंदा गलत है, अगर प्रशांत किशोर गलत है, तो प्रशांत किशोर तो लगातार सीना ठोक के बोल रहे हैं कि ये है वो। आज अरे हम तो प्रशांत किशोर का छोटा भाई है, आपको हम ही एगो वीडियो भी दिखा दिए ना, वीडियो तो बनाया हुआ फेक नहीं है, उसी कार्यक्रम का है। अभी आपको हम वीडियो दिखाए ना कि कैसे एम्बुलेंस में नाश्ता मंगाया जा रहा है। सोच लीजिए, जो व्यक्ति नाश्ता मंगाने के लिए सरकारी तंत्र में एम्बुलेंस का यूज कर रहा है, सोचिए उसी समय कितने लोग उस एम्बुलेंस के अभाव में मर गए होंगे। क्या आप लोग इसके ऊपर एफआईआर करेंगे, कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल, इस पे हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। पार्टी का जो निर्णय होगा, पार्टी जिस स्थिर पे चलेगी, जिस धारा पे चलेगी, पार्टी का जो उस पर विषय होगा, जो बात रखी जाएगी। अभी जस्ट हमारे पास वीडियो है, मैंने आपको दिखाया। तो माना जाए ना कि अब अगला शिकार भाजपा का, भाजपा से अगर किसी मंत्री की बात की जाए तो अगला शिकार प्रशांत किशोर और उनकी टीम के द्वारा माननीय मंत्री नितिन नवीन को किया जाए। अरे ऐसे 100 हैं यहाँ, हमाम में सब नंगे हैं सर। यहाँ कौन भ्रष्टाचार नहीं करके बैठा है? आप कौन से विभाग का, आप श्रम विभाग चले जाइए, वहाँ पे करोड़ों का घोटाला है। अभी आने दीजिए, समय आने दीजिए, बहुत कुछ निकलेगा। आप प्रभारी हैं बिहार के, कब तक नामों की घोषणा होगी कैंडिडेट?
देखिए, अभी सर्वे किया जा रहा है, पूरे बिहार में सर्वे किया जा रहा है, हमारे उम्मीदवारों के चयन किया जा रहा है और बहुत सारे कार्यक्रम में भी लगा हुआ है। अगस्त में ही आप लोग नामों की घोषणा लगातार आपकी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा था कि 3 महीना पहले चुनाव के हम प्रत्याशी की घोषणा कर देंगे। प्रत्याशियों में टूट-फूट, पार्टी में टूट-फूट के डर से घोषणा नहीं हो रही है क्या? देखिए, बात यह है कि हमारी पार्टी 3 साल पुरानी पार्टी है और पार्टी बने हुए हमारे 1 साल हुआ, 3 साल पहले से हम लोग काम कर रहे हैं, 1 साल बने हुए हुआ। और जो हमारे उम्मीदवार जो हमारे ACC जितने लोग हैं सब सक्रिय हैं और सक्रिय भूमिका पार्टी के निर्देश में कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम पर टारगेट दिया गया है जिसके कारण वो टारगेट पूरा होने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, जिसके चलते हमारा जो उम्मीदवार को जो टिकट का घोषणा है ये भी रोका गया है। दिनांक तो तय हुआ होगा, तब तक घोषणा देखिए, आपका फर्स्ट वीक में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए, आपके तीसरे साथी से एक सवाल रहेगा मेरा। प्रशांत किशोर खुद से कह रहे हैं, हालांकि विपक्ष के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की स्थिति इस चुनाव में वोट कटवा के तौर पर रहेगी और प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हाँ, हम दोनों पार्टी के वोट को काटने का काम क्या नहीं, प्रशांत किशोर भी ये भी बोले हैं, रहूंगा तो अर्श पर, अगर नहीं रहूंगा तो फर्श पर। मैं आज आपको दावा कर रहा हूं कि हम लोग अर्श पर ही रहेंगे, अर्श पर रहेंगे, अर्श पर रहेंगे, अर्श पर रहेंगे। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, हम लोग